वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंड डेट यानी कैट 1 कैट 2 और वर्क असिस्टेंट पोस्ट पर, तो इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। 2 दिन में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, 8 जुलाई और 9 जुलाई। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं अभी आप लोग का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है जिसको स्टेज 1 बोलते हैं, और इसमें आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएगा जो टोटली नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाएगा। इसके लिए 1 घंटा आप लोगों का टाइम रहेगा। तो आप लोग जानते ज़्यादा दिन आप लोगों का पास नहीं है, 9 से 10 दिन का आप लोगों का पास टाइम है, इसीलिए मैं आप लोगों का 10 दिन के लिए क्रैश कोर्स चालू किया हूँ। तो इसमें ऑलरेडी डे 1 का क्लास मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। आज डे 2 मतलब सेट 2 में आज डिस्कस करूँगा। तो एक एक सेट में बनाया हूँ, इसमें टोटल 50-50 करके क्वेश्चन है। तो 10 दिन में टोटल मैं 500 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। इधर से भी क्वेश्चन कॉमन आ सकता है। पहला क्लास जो मैं प्रोवाइड किया था तो उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस का था। तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद कुछ स्टूडेंट ने बोला सर फिजिक्स का तो आप डिस्कस कर दिए हैं, इसके बाद केमिस्ट्री का भी डिस्कस कीजिए। तो हाँ, हम जानते हैं कि फिजिक्स का साथ केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा हिसाब से लगता है केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है इसमें। तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है उसका सेम लेवल का क्वेश्चन आज का पेपर में आप लोग को टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं एग्जाम में एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा और एक नेगेटिव या आप बोल सकते हैं एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोगों का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं ऐड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। मैं पीडीएफ आप लोग को फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा। तो टोटल 10 सेट मैंने बनाए हूँ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अभी आप लोगों का साथ साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें टोटल आप लोग को 20 साइंस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा तब 20 से एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिना किसी लेट करके आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नए हैं वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं और स्टडी मटेरियल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 50-50 करके क्वेश्चन है, तो ये भी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग देख सकते हैं अभी कितना बज रहा है, रात 12:27 हुआ है। तो रात में मैं आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ। तो अभी मेरा ड्यूटी नहीं है इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास ले पा रहा हूँ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलना चाहिए, इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 10 सेट आप लोग के पास प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। तो हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ ही हो सकता है। तो एक प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एन एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को जानना चाहिए, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस। मतलब कोई भी एक पदार्थ है, सोचो मैटर मतलब क्या, कोई भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ का क्या होगा, कोई भी एक सोचो पदार्थ है जिसका मास रहता है, कुछ मास होता है और ये कुछ स्पेस मतलब कुछ जगह जुड़ के ये रहता है, ओके, या कुछ स्थान जुड़ के ये रहता है। तो पदार्थ क्या होता है, जिसका कुछ मास होता है और ये कोई भी एक जगह को जुड़ के ये रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ का तो टोटल 5 स्टेट होता है, मैटर का टोटल 5 स्टेट होता है। सबसे पहले होता है सॉलिड स्टेट, ओके, इसका बाद होता है लिक्विड स्टेट, इसका बाद होता है गैस। 3 स्टेट आप लोग को मालूम है, लेकिन चौथा स्टेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, द फोर्थ, ऐसे पूछे जाता है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, PLASMA। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है। और एक जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? बोस, BOAC, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है।
तो फिर से मैं बताता हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, टोटल मैटर का 5 अवस्था या स्टेट होता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। मैटर क्या होता है? मैटर होता है मैटर या पदार्थ क्या होता है, जिसका एक कुछ मास होता है और कुछ जगह जुड़ के रहता है। ओके, इसका बाद आप लोगों को जानना चाहिए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है, सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ, एलिमेंट होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक ही मतलब एक ही प्रकार का एटम से जो चीज़ बनता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। एक ही प्रकार का एटम मतलब क्या? कोई भी सोचो सल्फर से बनता है, S8 से बनता है, मतलब सल्फर से वो सब कुछ बनेगा। सोचो ऑक्सीजन जो होता है तो ऑक्सीजन के एटम से बनेगा, मतलब एक ही प्रकार एटम से वो बनता है। एटम क्या होता है सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट का, तो वो होता है एटम। ठीक है, सबसे अगर छोटा पार्टिकल होता है, छोटा चीज़ होता है, वो होता है एटम। ओके, तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जो एक ही प्रकार का एटम से बनता है, उसको बोलता है एलिमेंट। ठीक है, चाहे वो सल्फर S8 हो सकता है, हाइड्रोजन H2 हो सकता है, O2 हो सकता है। ओके, इसको एलिमेंट बोलता है। तो एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, अभी प्रेजेंट में टोटल कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट या एटम प्रेजेंट है। तो अभी हाल ही में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, 2016 साल का अगर सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो टोटल अभी तक 118 एलिमेंट या एटम अभी तक खोजा गया है। इसका बात पूछे जाता है इसमें से कितना नेचुरल है और कितना आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल है। तो इसमें से 94 नेचुरल है और 24 आर्टिफिशियल है। ओके, समझ में आ गया है। इसका बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट कैसा होता है? एलिमेंट होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है जिसका, या बोल सकते हो कोई भी एक ही एटम से, एक ही प्रकार के एटम से बनता है जो सी चीज़, उसको बोलता है एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आर मेड ऑफ 2 और मोर एटम कॉम्बाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। तो एक, दो या दो से ज़्यादा एटम से अगर जो चीज़ बनता है, जो फिक्स्ड रेशियो में बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे होता है जल आप लोग बोल सकते हैं, जिसको पानी हम लोग बोलते हैं ना, वाटर। तो वाटर में क्या होता है आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर बनते हैं। तो हाइड्रोजन का 2 एटम और आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके क्या बना है? पानी या बोल सकते हैं वाटर बनता है। इसका बाद CO2 जो होता है, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम मिलकर, मतलब जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बनता है और ये एक फिक्स रेशियो में बनता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हम लोग मिला देंगे 3:1 ऐसे कर देंगे, नहीं, एक फिक्स रेशियो में बनता है। अब देख सकते हैं फिक्स रेशियो में 2:1 में मिले, इसीलिए तो वाटर बने हैं। इसका बाद 1:2 में मिले हैं, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं ना। तो ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ भी चीज़ का, अगर बात करते हैं जैसे टेबल सॉल्ट का बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड का, तो अब देख सकते हैं Na किसका साथ मैच किया? क्लोरीन का साथ मैच किया, मतलब इसका 1:1 में मैच किया है। ओके, तो ऐसे होता है। तो फिर से मैं आप लोग को बता दूं, कंपाउंड होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बनता है फिक्स्ड रेशियो में, और कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। कोई भी फिजिकल मेथड का द्वारा कंपाउंड को हम लोग अलग कर नहीं सकते हैं। ओके, कंपाउंड का आप लोग बोल सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होता है। तो कोई भी कंपाउंड सोचो, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर आप लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होता है। ओके, तो कंपाउंड जो भी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। ओके, इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड और मिक्सचर आप लोग सेम बोल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? जो 2 और मोर एटम होता है एक साथ कॉम्बाइन होता है तो फिक्स रेशियो में होता है। लेकिन मिक्सर में क्या होता है? एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में वो मिलके वो मिक्सर बनाते हैं। ठीक है, तो मिक्सर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड से बनते रहता है। कोई भी रेशियो में अगर हम लोग कॉम्बाइन कर देते हैं तो मिक्सर बन जाते हैं। मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, कंपाउंड में क्या होता है? 2 और मोर एटम जब फिक्स रेशियो में मैच करते हैं, जैसे वाटर में क्या होता है? H2O होता है, मतलब
हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम फिक्स रेशियो में मिलता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट मिलता है या 2 और मोर कंपाउंड मिलता है, लेकिन ये कोई भी रेशियो में मिल जाता है, एक फिक्स रेशियो में नहीं मिलता है, तब क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। जैसे एयर होता है, एयर के अंदर रहता है जैसे ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हीलियम रहता है, आर्गोन रहता है, क्रिप्टॉन रहता है, जेनॉन रहता है। ओके, तो एयर इज ए मिक्सचर, ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। और मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है, और इसको हम लोग फिजिकल मेथड का द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया है। और एक चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए, मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तब हम लोग उसको देख के अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एयर होता है, एयर को हम लोग अलग नहीं कर सकते एक एक पार्टिकल को। सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जब हम लोग पानी के साथ सॉल्ट को मिला देते हैं तब सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग अलग से अलग नहीं कर सकते इजीली। इसका बाद जो शुगर सॉल्यूशन होता है, उसके बाद पानी में जब शुगर को घोल देते हैं तब क्या होता है, उसको हम लोग इजीली अलग नहीं कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा से पानी के साथ मिस जाता है, इसीलिए हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग इजीली अलग कर सकते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। सैंडी वाटर, जो सैंड और वाटर रहता है, तो इसको तो हम लोग इजीली अलग कर सकते हैं। ऑरेंज जूस विथ पल्प, ऑरेंज जूस का सब जब पल्प मिक्स करेंगे तब उसको हम लोग इजीली अलग कर सकते हैं। तो ये होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मतलब उसको हम लोग देख के ही पहचान सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ मिला हुआ है, और इसको हम लोग इजीली अलग कर सकते हैं। ओके, तो पूरा चीज़ क्लियर हो गया। तो ये जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आता है, पूरा चैप्टर में आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया हूँ। इधर से अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, टोटल कितना एलिमेंट होता है, 118 एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड एट प्रेजेंट। वर्तमान में कुल कितना तत्व खोजा गया है, टोटल कितना एलिमेंट अभी तक या एटम अभी तक खोजा गया है, टोटल 118। इसमें से 94 नेचुरल है, 24 आर्टिफिशियल है। ओके, इसका बाद आप देख सकते बोला है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज इनिशिएटेड बाय, स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो किसका द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ किसने आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, प्राउस्ट ने आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आप देख सकते हैं, मैं पहले आप लोग को बता दिया हूँ। एयर क्या होता है, वायु होता है एक मिक्सर, जिसका साथ कोई भी रेशियो में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बाद हीलियम, आर्गोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, सब अलग अलग चीज़ मिस जाता है। ओके, तो एयर इज ए मिक्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्मा का सबसे कुचालक है, तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तांबा होता है, कॉपर होता है, तो आप लोग इजीली जानते हैं। तो पोरेस्ट कंडक्टर मतलब उसका अंदर से बहुत ही कम हीट चलता है, कंडक्टर मतलब बहुत ही अच्छा चालक होता है, जिसमें पोरेस्ट कंडक्टर मतलब होता है कुचालक है। तो इसमें से कौन सा एक कुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लेड। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है। इधर से मैं आप लोग को पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाता है। तो पहला क्वेश्चन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई गोल्डस्टेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उससे पहले आप लोग को जानना चाहिए एटॉम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट होता है ना, आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ, जो 118 एलिमेंट होता है, तो उसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको एटॉम बोलता है। ओके, एटॉम बोलता है। तो एटॉम को क्या करते हैं, एटॉम को हम लोग जब तोड़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ निकालता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, 3 चीज़ हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है, किसने आविष्कार किया था, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इसके बाद प्रोटॉन, इसके बाद न्यूट्रॉन।
इसके बाद आप लोग देख लेना, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस में उसका चार्ज होता है। और किसने आविष्कार किया था? थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन आविष्कार किया था। कब आविष्कार किया था? 1897, 1897 साल में आविष्कार किया था। 1897 में आविष्कार किया था। ओके, इसका चार्ज कितना होता है? आप लोग बोल सकते हो -1.6 इंटू 10⁻19। कभी कभी माइनस पहला जो रहता है ये नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ओके, इसका मास कितना होता है ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। ओके, और द नेगेटिव आप बोल सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये किसने आविष्कार किया था? या इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मान है, जैसे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड किसने आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये आविष्कार किया था मिल्कमैन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, हु डिस्कवर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है किसने आविष्कार किया था, किसने खोज किया था? तो मिल्कमैन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का पूरा डिटेल्स क्लियर हो गया। इसका बाद में डिस्कस करूंगा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, प्लस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक किसने आविष्कार किया था? गोल्डस्टेन ने। इसका चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻19। ओके, ये चीज़ होता है। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए इसका मास कितना होता है। इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। फिर से मैं बताता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है इसका मास। ओके, प्रोटॉन क्लियर हो गया। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन टोटली न्यूट्रल होता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो न्यूट्रल कंडीशन में रखते हैं, मतलब उसके वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो न्यूट्रॉन का भी सेम होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। ओके, और किसने आविष्कार किया था? चैडविक, CHADWIC, साइंटिस्ट चैडविक ने न्यूट्रॉन को आविष्कार किया था। इसका मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास, मतलब दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है। ओके, पूरा चीज़ समझ में आ गया है। इसका बाद दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं आप लोग जानते हैं, जैसे NH3 एमोनिया होता है। एमोनिया कैसे बनता है? एक एटम नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3 एटम मिलके क्या होता है? मॉलिक्यूल बनता है। ओके, जैसे वाटर होता है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है। ओके, पूरा चीज़ क्लियर हो गया। इधर से क्वेश्चन पूछता है, तो अगर इधर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा शायद आप लोग का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, इससे पहले टोटल चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, ये जो होता है, ये जो सबसे बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, कोई भी एटम का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको क्या बोलता है? न्यूक्लियस बोलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर का आविष्कार किसने किया था? साइंटिस्ट रादरफोर्ड ने आविष्कार किया था। ठीक है, तो इंटर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो भी एटम का मास होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है? वो न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, एटम का जो भी मास होता है वो कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? ये इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसे रहता है वो भी मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप लोग जानते हैं इन दोनों में से किसका चार्ज रहता है? प्रोटॉन का चार्ज रहता है, उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं रहता, इसलिए कोई बात नहीं, ये 0 हो जाएगा। तो ये तो प्लस में रहेगा ना। तो इसे जो न्यूक्लियस होता है, सोचो कोई भी एक एटम है तो इसका बीच जो पोर्शन है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस आविष्कार किया था साइंटिस्ट रादरफोर्ड ने। ओके, इसका जो टोटल मास होता है एक सेंटर में, एटम का सेंटर में रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस में रहता है टोटल मास। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
ये न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कितना होता है वो भी आप लोग को जानना चाहिए। 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। ओके, तो ये तो प्रोटॉन रहता है। इसका बाद ये जो अलग अलग इसका जो सेल होता है, जैसे एम सेल होता है, आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसका बाद एक एक सेल होता है। जैसे सबसे पहले शुरू होता है के सेल से, उसका बाद के का बाद एल, उसका बाद एम, धीरे धीरे इसका सेल बढ़ते रहता है। तो सेल जब भी बढ़ेगा वो एक एक सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो एक एक सेल में इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना होता है वो चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो वो चीज़ मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा। तो क्या क्या सेल होता है, के एल एम एन ऐसे बढ़ते जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो के मतलब क्या है, ये पहला सेल है 1, एल मतलब दूसरा सेल है, एम मतलब तीसरा सेल है, एन मतलब चौथा सेल है, इसके बाद ओ मतलब पांचवा सेल है, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा के सेल में, या आप लोग बोल सकते हैं एल या एम, जो भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो निर्णय करने के लिए या फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2n², मतलब अगर हम लोग देखते पहला सेल में, n मतलब क्या, सेल नंबर। ठीक है, तो पहला सेल में कितना रहेगा 2n² मतलब क्या, तो 2 इंटू 1², तो 2 इंटू 1 मतलब 1 ही रहेगा। तो पहला सेल में के सेल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, इसका बाद क्या होता है, इसका बाद जो नेक्स्ट सेल होता है एल होता है। तो कोई भी सोचो, एक एटम है जिसका जो पहला सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इस टाइप का रहता है। ओके, इसका बाद सेकेंड सेल क्या होता है, ए तो न्यूक्लियस होता है, बीच वाला तो न्यूक्लियस होता है। इसका बाद ए पहला सेल होता है, इसका बाद ये दूसरा सेल, दूसरा सेल मतलब क्या होता है, एल होता है, तीसरा होता है एम, चौथा होता है एन। तो दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2n² फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो सेकेंड सेल में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2², टोटल हो जाएगा 2 इंटू 4, 8 हो जाएगा। तो सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद थर्ड सेल में कितना रहेगा, तो थर्ड सेल मतलब क्या हो जाएगा, के एल एम, एम 2n² फॉर्मूला होता है। तो एन का जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3²। ओके, थर्ड सेल जब भी बोलेगा तो 9 इंटू 2 मतलब 18 रहेगा, थर्ड सेल में 18 रहेगा। चौथा सेल में कितना रहेगा, 2 इंटू n² मतलब 2 इंटू 4² कितना रहेगा, टोटल 32 रहेगा। ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जानते हैं सबसे पहला सेल होता है के से शुरू होता है, के होता है सेल नंबर 1, एल होता है सेल नंबर 2, एम होता है सेल नंबर 3, एन होता है सेल नंबर 4, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ओके, पूरा चीज़ समझ में आ गया है। इसका बाद मेन जो क्वेश्चन है उधर हम लेके जाते हैं। तो प्रोटॉन किसने आविष्कार किया था, ई गोल्डस्टीन ने आविष्कार किया था। इसका बाद बोला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, कोई भी एक सॉलिड का स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टोटली सॉलिड है कि नहीं, उसका बीच में सोचो कोई भी एक सॉलिड है उसका बीच में कोई भी गैप है कि नहीं, कोई भी क्रैक है कि नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा रे का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद हम लोग एक्सरे टेस्ट करते हैं, जो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उसको बिना तोड़ के हम लोग इजीली टेस्ट करते हैं। और उसका जो कोई भी सरफेस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो हम लोग पता लगाते हैं, कि सरफेस में कोई भी क्रैक या ब्लो होल या कोई भी होल है कि नहीं, ये हम लोग पता लगाते हैं। तो सॉलिड के भी स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे किसने खोज किया था, एक्सरे किया था साइंटिस्ट रोंटगेन ने, रोंटगेन ने। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मिक रे का सबसे आवृत्ति अधिक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट आप लोग को ये सब क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है ड्यू टू प्रोटॉन, प्रोटॉन का वजह से। इसके बाद बोला है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज। तो जो एटॉम का सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा आइसोटोप क्या होता है। इससे पहले आप लोग को जानना चाहिए जो एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। क्या होता है, 1H1, 1H2, 1H3। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1H1 मतलब क्या होता है, ये जो नीचे जो रहता है ना, नीचे इसको बोलता है, आप लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नीचे जो रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, या आप लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नीचे जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन जितना रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहता है। ओके, और इसके बाद जो ऊपर जो रहता है 1 जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर। ओके, पूरा चीज़ आप लोग धीरे धीरे देख लेना, इसको बोलते हैं मास नंबर। फिर से मैं आप लोग को इरेज करके दिखा देता हूँ। ऐसे नॉर्मली अगर हम एग्जाम्पल देते हैं 6C13 देते हैं, ठीक है। तो ए क्या होता है, 6 क्या होता है, नीचे जो है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का जितना संख्या होगा इलेक्ट्रॉन की उतना ही संख्या होगा। इसके बाद ऊपर में 13 क्या होता है, मास नंबर होता है। तो इसके बाद आप लोग को जानना चाहिए मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है। मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को समष्टि को बोलते हैं, या टोटल ऐड करके जो होता है उसको बोलते हैं मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मास नंबर ऐसे फॉर्मूला होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन अब लोग को इधर कितना मिलता है, नीचे जो रहता है वो तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन इधर तो 6 हो गया है, और इधर मास नंबर कितना है, 13 है। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का आप लोग कर सकते कैलकुलेशन करते हैं, तो 6 को इधर लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 आ रहा है ना, तो मास नंबर क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तो फिर से और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग आंसर करना, ठीक है। सोचो, ऐसे है 8O17 है, इसमें से एटॉमिक नंबर क्या है और इसका प्रोटॉन संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, ये आप लोग सबसे पहले बताना। तो 8 होता है, नीचे जो रहेगा वो होता है एटॉमिक नंबर, यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन संख्या होता है, और यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जितना रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा। ओके, ये तो प्रोटॉन संख्या हो गया। इसके बाद ये तो मास नंबर होता है। मास नंबर मतलब क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो नीचे आ गया 8, और मास नंबर तो 17 आ गया, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा 9, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये तो चीज़ पूरा क्लियर आप लोग का हो गया है। इसका बाद क्या क्वेश्चन में बोला था, ये चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। बोला है कोई भी एक एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर रहता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। देखो, कोई भी एक एटम, सोचो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, मैं आप लोग को पहले बोला हूँ हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो अब देखो, इधर क्वेश्चन में बोला था सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, ये जो नीचे रहता है ये एटॉमिक नंबर होता है 111। तो देखिए ये एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर समान है, लेकिन जो क्वेश्चन में यही बोला था मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर देखो 1 है, 2 है, 3 है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आइसोटोप बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर मतलब ये नीचे जो होता है ये समान होता है, और जो मास नंबर होता है मतलब ऊपर जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। फिर और भी एग्जाम्पल होता है, और भी एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे होता है कार्बन का होता है 6C12 होता है, इसके बाद 6C13 होता है, इसके बाद 6C14 होता है। तो आप लोग बताना आइसोटोप मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब जो नीचे रहता है 666, तीनों आप देख लेना एटॉमिक नंबर समान है, लेकिन मास नंबर मतलब ऊपर में जो है वो डिफरेंट है। तो ये होता है कार्बन का आइसोटोप। कार्बन का 3 आइसोटोप आप लोग याद रखना। हाइड्रोजन का होता है 1H1, और
हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप होता है इसको बोलते हैं प्रोटियम, PROTIUM प्रोटियम। इसके बाद ड्यूटेरियम, DEUTERIUM ड्यूटेरियम। और एक तीसरा आइसोटोप का नाम होता है ट्राइसियम, TRITIUM। ओके, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। पहला आइसोटोप का नाम प्रोटियम, दूसरा आइसोटोप का नाम जिसको आप लोग लिखते हैं 1H2, इसका नाम है ड्यूटेरियम। और जिसका हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है 1H3, जिसका नाम है ट्राइसियम। ठीक है, ये समझ में आ गया है। और कार्बन का 3 आइसोटोप क्या होता है 6C12, 6C13 और 6C14 होता है। और ऑक्सीजन का भी ऐसे होता है। ऑक्सीजन का भी आप लोग देख लेना आइसोटोप क्या क्या होता है। 8O16 होता है, इसके बाद 8O17 होता है और 8O18 होता है। इसमें भी आप लोग देख लेना एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, मतलब ये आइसोटोप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आइसोटोप भी आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोला था आइसोटोप, तो इधर तो आंसर आ गया है। तो आइसो बार क्या होता है? आइसो बार होता है एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये बोला है। देखो आइसो बार मतलब क्या होता है, जो मास नंबर होता है मतलब ऊपर में जो रहता है वो समान होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है नीचे जो रहता है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे 2 आइसोटोप जो रहता है 1H3 और उसके बाद हीलियम का जो आइसोटोप रहता है 2H3। तो अब देखो आइसोबार में क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ, मास नंबर मतलब ऊपर में जो रहता है देखो 3 ये तो समान हो गया, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार का फिर से एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे होता है आर्गन का होता है 18, आर्गन 40, इसके बाद 19 क्रिप्टन 40, ऐसे जो होता है ना। तो इसमें क्या होता है देखो मास नंबर सेम हो रहा है, ऊपर में सेम हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आइसोटोन किसको बोलते हैं? आइसोटोन मतलब होता है सेम न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर अगर सेम होता है तो न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, मतलब प्रोटॉन संख्या से मास नंबर से प्रोटॉन संख्या को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आता है। तो न्यूट्रॉन जिस एलिमेंट का आइसोटोप में समान होता है, कोई भी एक एलिमेंट है जिसका एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसमें अगर जो न्यूट्रॉन होता है अगर समान होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलता है। ठीक है, न्यूट्रॉन संख्या जब भी समान होगा तब उसको आइसोटोन बोलता है। टोन से मतलब क्या, न्यूट्रॉन होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रहना। इसके बाद और एक चीज़ पूछा था आइसोमार क्या होता है। तो आइसोमार जनरली क्वेश्चन में कभी आता नहीं है, फिर भी आप लोग नॉर्मली एक बार जान के मतलब रखना। तो आइसोमर होता है इन केमिस्ट्री, आइसोमर आर मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस होता है। ओके, विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमर। इसमें इतना कुछ भी जानने का नहीं है। आइसोमर कोई भी जगह में पूछता नहीं है, जस्ट क्वेश्चन में जब रहेगा जो मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसका अगर सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको आइसोमर बोलता है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा है, हाइड्रोजन सेकेंड आइसोटोप नेम इज। हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप का क्या नेम होता है, ड्यूटेरियम। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। पहला आइसोटोप का नाम जिसको हम लोग 1H1 से डिनोट करते हैं तो उसका नाम है प्रोटियम, और जो ट्राइसियम होता है उसको हम लोग 1H3 से लिखते हैं, जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का आप देख सकते हैं, व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन इट्स गेट्स पॉजिटिव चार्ज देन इट इज़ कॉल्ड एज। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है तब उससे पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहता है। तो सोचो कोई भी एक एटम है तो उसमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब एटम नेगेटिव होगा। तो उससे अगर एक एटम निकल जाएगा मतलब क्या, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। देखो इसमें अगर कोई भी एक एटम है, इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें तो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज था उतना तो उससे तो थोड़ा कम हो गया ना, तो इसीलिए क्या होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा प्राप्त होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटायन। ठीक है,
और सेम टू सेम अगर ऐसे बोलेगा व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी ले लेगा, कोई भी एटम सोचो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और एक अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो और भी बढ़ जाएगा, मतलब वो और भी नेगेटिव हो जाएगा, उसमें और भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, एलिमेंट्स हैविंग 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स इज। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एक एक जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के बाद उसको रखा गया है, तो जो नंबर पे उसको रखा गया है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके रखा गया है। ओके, तो उसका एटॉमिक नंबर, तो सबसे आप लोग को पहले 30 तक आप लोग का एटॉमिक नंबर को याद करके रखना है। 30 तक जो भी एलिमेंट होता है, पूछे जाता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 होता है। ऐसे ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो ऐसे पूछे जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग का एटॉमिक नंबर 30 तक याद करके रखना चाहिए। ओके, तो एटॉमिक नंबर जब भी आप लोग जानेंगे तो आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात तब पता लगा पाएंगे। सोचो, जो Na होता है सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका जो एटम होता है उसका ए न्यूक्लियस होता है। ओके, इसका बाद उसका एक एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आप लोग जानते हैं। जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तीसरा सेल में कितना रहेगा वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 11 ही आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें कैसे रखा जाएगा 281, तो ऐसे हम लोग तो रख सकते हैं ना। तो पहला जो सेल होगा उसमें 2 रहेगा, उसका बाद 8 रहेगा और लास्ट जो सेल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो लास्ट सेल में जो इनकम्प्लीट रहता है, वो इनकम्प्लीट रहने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। ओके, तो लास्ट सेल में जो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ गया। फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो सेल होगा उसमें के सेल में रहेगा KLM, तो के सेल में रहेगा 2, उसका बाद 8, ये तो मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा हम लोग रख नहीं सकते। इसके बाद 3, तो आप देख सकते हो टोटल 13 हो गया है। तो पहला से ये न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 पहला सेल में, उसके बाद 8, उसके बाद लास्ट सेल में 3 रहेगा। तो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इधर क्वेश्चन में बोला है, टोटल चीज़ में इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन में यही बोला है, जो भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 होता है, तो वो किस चीज़ का अंदर आता है, तो मेटल का अंदर आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम होता है, तो ये भी जैसे एल्यूमिनियम होता है, ये सब क्या होता है, सोडियम का जैसे मैं आप लोग को दिखा दूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, एल्यूमिनियम का होता है 3, तो ये सब मेटल का अंदर आता है। ठीक है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 होगा वो मेटल का अंदर आता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 5 या 6 या 7 होता है, तो तब उसका क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल का अंदर आता है। कोई भी एक एलिमेंट है सोचो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 होता है, तो तब उसको नॉन मेटल का अंदर हम लोग रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। इसका बाद बोला है ए पार्टिकल हुइच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन का साथ समान होता है, जो भी चार्ज होता है उसका साथ समान होता है, तो वो क्या होता है, उसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैं भी जब एग्जाम दिया था, पॉजिट्रॉन किसने खोज किया था, पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन, ANDERSON। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, इन एटॉमिक रिएक्टर ग्राफाइट इज यूज्ड। एटॉमिक रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्राफाइट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो आप लोग जब भी न्यूक्लियर फिजियन करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजियन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजियन में जो न्यूट्रॉन होता है उसमें फास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो उसको क्या करते हैं, टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन, जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो करने के लिए
हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडरेटर के हिसाब से हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, उसका बाद हम लोग बेरिलियम यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, हेवी वाटर यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर फिजियन होता है, F-I-S-S आयन न्यूक्लियर फिजियन होता है। ओके, इसमें फास्ट इलेक्ट्रॉन का स्लो डाउन करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडरेटर के हिसाब से हम लोग ग्राफाइट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, हेवी वाटर यूज़ करते हैं, बेरिलियम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजियन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ। न्यूक्लियर फिजियन जो होता है वो किसका कारण होता है, न्यूट्रॉन का कारण होता है। ओके, और अगर न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं FUSN तो वो सन रिलेटेड होता है। ओके, SUN सूर्य रिलेटेड होता है। इसका बाद बोला है 1 क्यूरी ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू। तो क्यूरी क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी किसने खोज किया था, तो रेडियो एक्टिविटी खोज किया था हेनरी बेकरेल ने। कब किया था, 1896 में। हेनरी बेकरेल में सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। उसका बाद रेडियो जो जो टर्म रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय, रेडियो एक्टिविटी का जो टर्म है, ये रेडियो एक्टिविटी उसका नाम जो दिया था किसने किया था, मैरी क्यूरी ने किया था। मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी ने किया था। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एक्सरे किसने आविष्कार किया था, एक्सरे आविष्कार किया था रॉन्टजेन ने। तो कब किया था, 1896 में आविष्कार किया था। ये भी आप लोग को जानना चाहिए। ओके, तो इसका बाद क्वेश्चन आता है जो एटम बम बनता है तो उसमें किस चीज़ का वजह से बनता है, तो उसमें होता है अनकंट्रोल्ड जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन होते हैं। न्यूक्लियर फिजियन F-I-S-S-I-N न्यूक्लियर फिजियन क्यों होता है, न्यूक्लियर फिजियन होता है न्यूट्रॉन का वजह से होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन में बोला था 1 क्यूरी ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है। तो 1 क्यूरी ऑफ एक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी 3.7 × 10⁻⁷ DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। तो आप लोग को ये भी जानना चाहिए, जो DPS होता है फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है क्यूरी। तो 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 × 10⁻10 DPS होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन साइंस का, आप देख सकते हैं द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है तो वो मतलब कितना भेदन क्षमता होता है, किसमें वो कितना ज़्यादा वो मतलब भेद करके जा सकता है, एक चीज़ का अंदर दूसरा चीज़ के अंदर पेनिट्रेट करके जा सकता है। तो इसका एक्चुअली हिंदी वर्ड हमको मालूम नहीं है क्या होता है। तो जो पेनिट्रेट पावर सबसे ज़्यादा होता है वो होता है गामा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा का ज़्यादा होता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट बोल रहा था केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस कीजिए सर, ओनली फिजिक्स का क्वेश्चन मत डिस्कस कीजिए। तो हम जानते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन के साथ साथ केमिस्ट्री का भी सेम टू सेम पूछे जाता है। तो मेरा हिसाब से लगता है केमिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका फर्स्ट स्टेज एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट बोले हैं वो सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा से मतलब नोटिस किए कि हाँ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट भी ऐसे प्रिपरेशन करते रहना, मेरा क्लास के लिए इंतज़ार मत करना। जब हम प्रोवाइड करेंगे, जब अपलोड हो जाएगा तब देख लेना, ठीक है। लेकिन मेरे लिए आप लोग कभी भी भरोसा मत करना कि हाँ सर का वीडियो के लिए हम वेट करेंगे। जो भी बुक है उधर से कंटिन्यूस पढ़ते रहना, तब आप लोग का प्रिपरेशन बनेगा। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।